नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, ट्रम्प साहब जो है वो बार-बार सीज़ फायर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान और इज़राइल उनके पास आए और दोनों जो है वो शांति समझौता चाह रहे थे, शांति चाह रहे थे, इत्यादि-इत्यादि। कई सारे ट्वीट्स भी उन्होंने कर डाले हैं, कहीं वो B2 की तारीफ कर रहे हैं कि इसके बिना ये संभव ही नहीं हो पाता। ट्रम्प साहब सीज़ फायर चिल्ला रहे हैं और यहाँ ईरान और इज़राइल जो है वो मिसाइल खेल रहे हैं। क्या माना जाए, ट्रम्प साहब अपना मजाक उड़वा रहे हैं, दुनिया का मजाक बना रहे हैं, इजराइल ईरान का मजाक बना रहे हैं, ये चल क्या रहा है? सीज फायर के नाम पे मिसाइलें दग रही हैं, ये उल्टी प्रक्रिया कब से शुरू हुई? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 12 दिनों के इस युद्ध ने जिसकी शुरुआत इजराइल ने की थी, एक बात तो बड़ी साफ हो गई कि ट्रंप और नेतन्याहू इन दोनों की जो ताकत थी उसका सारे का सारा जो भूत इन दोनों के सिर पे चढ़ा हुआ था वो उतर गया है पूरे तरीके से। जो आज हालत ये है कि 6 घंटे पहले एक ट्वीट करते हैं कि सीज फायर की घोषणा करते हैं, ये करेगा वो करेगा, इसराइल आउटराइटली उसको मना कर देता है, ईरान उसको मना कर देता है। उसके बाद वो दोबारा ट्वीट करते हैं कि अब लागू हो गया है 6 घंटे बाद 9:30 बजे, अगर आपको दूसरा ट्वीट ध्यान हो कि आप कोई इसको वायलेट ना करे। और उसके बाद मिसाइल अटैक और ज्यादा हो जाते हैं। अगर प्रिसाइसली आप संख्या की बात करेंगे तो ट्रंप की दूसरी घोषणा के बाद इसराइल ने अब तक 6 बार, ईरान ने अब तक 6 बार इसराइल पर 25 मिसाइलें दाग चुका है और 5 लोगों की आज मौत हुई है, 20 के आसपास घायल हुए। अभी तक का जो ऑफिशियल फिगर अगर आप ध्यान करेंगे तो पहले कल तक 24 डेथ्स का था इसराइल के अंदर। तो आज में वो 5 और लंबे बड़े उत्तरी इसराइल के अंदर तो लगातार सुबह से आपने देखा होगा सायरन ही सायरन बज रहे हैं। एयर रेड सायरन लगातार सुबह से ऑन है। और उसके बाद उसने इसराइल ने घोषणा की कि ठीक है हम स्वीकार कर रहे हैं, लागू करते हैं। उसके बावजूद जब मिसाइलें बरसी तो फिर इसराइल ने भी दोबारा उनके ऊपर अपनी फौज को फिर दोबारा छूट दी। अब दोनों तरफ से वो धुआंधार जारी है इस मिसाइल को बरसने का काम। एक चीज अपने को देखनी पड़ेगी कि इस युद्ध के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या थे। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव दो थे, कोई माने या ना माने। पहला, जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था उसको कंप्लीटली फिनिश कर देना, और दूसरा हो सके तो ईरान में खामनेई की सत्ता को पलट देना। दोनों में से कोई पूरा नहीं हुआ, सारी दुनिया ने देख लिया। और किस तरीके से कतर के अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ, रात को 19 मिसाइलें दागी गई। उसके बावजूद भी ट्रंप गिड़गिड़ाते हुए कहीं ना कहीं सीज फायर की बात करते नजर आए। और अमेरिका के बेस पे हमला हो और अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर की बात करे बिना बदला लिए, तो ट्रंप की भी मुट्ठी पूरे तरीके से खुल गई। अमेरिकी दादागिरी की ताकत भी जो थी उसकी भी सारी की सारी मुट्ठी खुल गई। और ये कहना ऑफिशियली कि बदला नहीं लेंगे, ये अमेरिका की कभी भाषा ही नहीं रही। अमेरिका की तो ताकत उसका अहंकार ही है। उसके कतर पे 19 मिसाइलें दाग दी कतर के बुश पे, हालांकि वो पूरी बातचीत करके एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न था। वो पहले बताया गया, वार्निंग दी गई, ताकि वो अपना सारा, उन्होंने जहाज जो हटा लिए, 40 के आसपास जहाज कतर से शिफ्ट कर दिए अमेरिका ने। उसके बाद वो रेड की गई, 19 मिसाइलें आई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना है कि इसका बदला नहीं लेंगे, ये राम प्रकाश जी बहुत मतलब अप्रत्याशित घटना है। और उसके 5-6 घंटे बाद सुबह 3:30 बजे, अगर तड़के की बात करें इंडियन टाइम्स के हिसाब से, तो उनका ये एक तरफा घोषणा करनी पड़ी कि दोनों के बीच सीज फायर हो गया। तो अमेरिका की भी मुट्ठी खुल गई पूरी ताकत की, और इसराइल की तो मुश्किल से जान बची है, जान बची और लाखों पाए वाली स्थिति है। लेकिन इस पूरे में जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है वो हुआ है नेतन्याहू की स्थानीय राजनीति को, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर इसराइल की स्टैंडिंग को, और जो अमेरिका की जो सो कॉल्ड डिप्लोमेसी है, पावर डिप्लोमेसी, वो बुरे तरीके से खुल करके उनका कुछ नहीं बचा। जो उसको एक तरीके से आप रियलिटी शो कह सकते हैं। ट्रंप ने जो ये सीज फायर के नाम, देखिए नोबेल पुरस्कार की उनको बहुत ज्यादा जल्दी है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर बिटवीन दी लाइंस खेल देखेंगे आप, बिटवीन दी लाइंस पूरे, तो इसमें ट्रंप से कहीं ज्यादा बड़ी खेल पुतिन ने किया है। आपको ध्यान है 2 दिन से जो ईरान के विदेश मंत्री वो रशिया के दौरे पर है। वहां जाते ही जिस तरीके का खेल पलटा, पहले तो ईरान की संसद ने जैसे ही वहां से इशारा मिला, हार्मुज की खाड़ी को बंद करने का फैसला, जिसके बाद पूरा यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका के पसीने छूट गए बिना कुछ किए, केवल एक प्रस्ताव पास होने से। और दूसरी रही सी कि सर जो कतर के बेस पे हमला किया, और उसके बावजूद ये कहना ट्रंप का कि हम बदला नहीं लेंगे, तो सारे का सारा खेल खुल के सामने आ गया। और असली खेल पुतिन ने किया पर्दे के पीछे, और अमेरिका को उसकी औकात दिखाने में असली रणनीति उसकी कारगर रही। ईरान ने तो केवल उसको एग्जीक्यूट किया। तो कोई माल किसी का और कमाल किसी का वाली स्थिति है। असली खेल पुतिन ने पर्दे के पीछे खेला है, जो दुनिया के बहुत कम लोग जान पाएंगे कि असली चीज ठीक है। हार्मुज की खाड़ी सबसे बड़ा खेल, गेम चेंजर बनी, जिसके केवल धमकी भरे एक प्रस्ताव से पूरे का पूरा अमेरिका, उसके सारे नाटो एलाइज और सबके सब घुटनों पर आए।
और वहीं से बातचीत चली कि किसी तरीके से सीज फायर को ब्रोकरिंग कर लिया जाए। वही हुआ, लेकिन वो सीज फायर लागू नहीं हो पा रहा है, ये भी सारी दुनिया देख रही है। अब तो इजराइल की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया सर कि ये सीज फायर 2.5 घंटे ही चला। ईरान ने हालांकि कह दिया कि हमने कोई मिसाइल ही नहीं मारी। तो ये खेल क्या है? एक तरफ ट्रंप साहब सीज फायर करा रहे हैं, इजराइल कह रहा है कि 2.5 घंटे सीज फायर चला, ईरान ने मिसाइलें हमला भी किया और फिर अब ईरान ने कहा है कि हमने इधर जो है कोई अटैक ही नहीं किया। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं पर्दे के पीछे कुछ और भी चीजें चल रही हो, खेल चल रहा हो, ईरान को बदनाम करने की साजिश भी चल रही हो? कुछ ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है ये राम प्रकाश जी, सारे खेल खेले जाते हैं सारे। देखिए, ये भारत पाकिस्तान नहीं है कि वहां से हंटर चला और सबने स्वीकार कर लिया। सबको पता है इजराइल किसकी बिगड़ेल औलाद है, और ईरान किसी भी सूरत में, क्योंकि ईरान को देखिए जिस तरीके से नुकसान तो बड़ा हुआ ही है। जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो इतने सालों की मेहनत से बनी थी, सारी चीजें थी, उसको एकदम तहस नहस कर देना। जितना बेशक नुकसान उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम का ना उस तरीके से ना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ ही है ना। तमाम उनके एयर बेसिस पे नुकसान हुआ है, एयरपोर्ट्स पे नुकसान हुआ है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। तो वेस्टर्न मीडिया तो जहां तक कोशिश होगा ईरान को डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश करेगा। वेस्टर्न मीडिया हमेशा से इजराइल और अमेरिका का पिछलग्गू रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत मानिए। लेकिन ईरान की समस्या देखिए क्या है कि इन्होंने अनप्रोवोक्ड युद्ध शुरू किया था, और अब ईरान को यह पता है कि ये लोग बैकफुट पे हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो। तो ईरान अब उस मौके का फायदा उठा करके नैतिक जीत तो उन्होंने हासिल कर ली, इसमें तो कोई शक नहीं, आप मानेंगे इस बात को कि अकेले लड़े और उसके बावजूद जिस तरीके से सांस फूलते नजर आए। पूरी इजराइल की जो आपका आयरन डोम था, जो उनकी डिफेंस प्रणालियां थी, उनकी जो हार्डवेयर थी, उनकी टेक्नोलॉजी थी, हर चीज को उन्होंने बेनकाब किया। तो अब वो ये चाह रहे कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ धोखा किया था, उस धोखे का चलते चलते भी बदला ले लिया जाए। आपको ध्यान होगा सुबह 3:30 बजे जब ट्रंप ने ट्वीट किया, उसने कहा कि 6 घंटे के बाद सीज फायर लागू होगा। उन 6 घंटों में 22 मिसाइलें मारी और 9:30 के बाद फिर मिसाइलें मारी। तो उसका मतलब बड़ा साफ है कि आखिरी सांस तक लड़े। और ईरान के विदेश मंत्री का भी आखिरी ट्वीट आप देखेंगे तो वही वही कह रहे हैं कि स्थानीय समय के अनुसार हम 4 बजे तक लगातार लड़े और अपनी फौजों का धन्यवाद किया। तो ईरान कहीं ना कहीं अपनी जो वो सो कॉल्ड नैतिक जीत है, और पूरी दुनिया ने वो देखी भी है एक तरीके से, उसको अब बुलाना चाह रहा है, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर अपना एक नया यूनिक स्थान पाने की कोशिश में है कि यहाँ इजराइल नहीं है, यहाँ हम भी। इस पूरे खेल के अंदर जो सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है वो नेतन्याहू की हुई है, और ट्रंप की तो अभी भी लगातार हुई है। और उसका केवल और केवल एक कारण आप देखेंगे राम प्रकाश जी, जिस तरीके से विदेश नीति को वो हाँक रहे हैं ना उनके अधिकारियों को पता है ना कुछ पता है, जो मर्जी आए ट्रंप साहब कर देते हैं। और ट्वीट के सारे मतलब कुछ सोचा उसमें बचा ही नहीं सिस्टम। डिप्लोमेसी तो बहुत बारीक गेम है। तो ट्रंप का जो अहंकार से प्रेरित दिखावा है ना, इसने इजराइल और ईरान युद्ध में अपने शीर्ष अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं सदमे में डाल दिया, सख्ते में आ गए। जो टॉप उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके जो विदेश मंत्री हैं, जो उनके रक्षा मंत्री, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है। बातचीत तो सेकंड लाइन करती है, आपको ध्यान होगा जेडी वेंस लगातार उपराष्ट्रपति वो संपर्क में थे, कोई बीच में है ही नहीं, केवल ट्रंप ट्रंप और उनके ट्वीट है। उस सारे के अंदर अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि शासन किस तरीके का चला रहे हैं, जब कोई भी सेम पेज पे है ही नहीं, ना विदेश मंत्री है, ना रक्षा मंत्री है, ना वाइस प्रेसिडेंट है, ना फॉरेन सेक्रेटरी, कुछ भी तो नहीं। तो ये एक खास तरह की जिसको कहेंगे ना मर्कुरियल, आवेगपूर्ण तरीके से अकेले चलने वाला दृष्टिकोण कि केवल मैं ही मैं हूं, सर्वसत्ता संपूर्ण और सारी चीजें, उसमें ना तो किसी से परामर्श करते हैं वो, और जो भी लागू करने वाले लोग हैं उनको भनक ही नहीं होती। आप जब सीज फायर राष्ट्रपति घोषित करा, उसको लागू कौन कराएगा? अमेरिका का विदेश मंत्री, वो कहीं सीन में ही नहीं। तो ट्रंप को बेसिकली क्या है कि उनको जल्दी है नोबेल पुरस्कार की। और अगर इसको आप लाइटर नोट पे देखें तो मुझे तो चिंता इस बात की है, अगर अब भी उनको ट्रंप पे नहीं मिला तो कहीं वो जो नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा करती है समिति, कहीं उन पर हमला ना करवा दें। डेस्परेट है वो बहुत ज्यादा, उनको केवल नोबेल दिख रहा है। तो अपने आप को एक मजाक उपहास का पात्र ट्रंप ने जिस तरीके से बनाया है। वरना आप एक बात बताइए ना, ऐसे ही तो उन्होंने भारत पाकिस्तान के साथ किया, एक तरीके से यूनिलेटरल सीज फायर, जो कि आप पार्टी नहीं हो डायरेक्टली, और यहां भी उन्होंने दोनों की तरफ से सीज फायर की घोषणा कर दी। तो ये एक बहुत ही नॉन सीरियस अप्रोच है। अमेरिका का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पूरी स्टेब्लिशमेंट, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो इससे होगा क्या राम प्रकाश जी, अमेरिका की जो पूरा सिस्टम है वो नॉन सीरियस घोषित हो जाएगा। जो समन्वय होता है डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो गवर्नेंस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक कोऑर्डिनेशन रहता है ना कि आप ये करेंगे, फला ये करेगा, सबका काम सबको दिया गया है उस तरीके से, तो वो आंतरिक समन्वय खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया। और अमेरिकी जो कूटनीति थी, जिसकी धौंस के सारे, ताकत के सारे राज करता है दुनिया पर, उसकी क्रेडिबिलिटी को भी शून्य पे लाके खड़ा कर दिया।
कि भाई ट्रंप तो पता नहीं क्या कर देंगे, अवेग में आकर के 1 मिनट में ये फैसला, 1 मिनट में दूसरा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति कभी ये कहता था कि 2 हफ्ते में फैसला करेंगे और 48 घंटे में हमला कर देता है। तो वो पूरी की पूरी जो चीज, जो क्रेडिबिलिटी है उस कुर्सी की, ट्रंप व्यक्ति नहीं, ट्रंप हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वो उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया उन्होंने, जिस इंस्टीट्यूशन का दुनिया के अंदर माइट था। और ये सबसे हाँ। खतरनाक है, इंस्टीट्यूशन की ताकत बनने में, स्टेब्लिश होने में बहुत समय लगता है और तबाह होने में 2 मिनट लगते हैं। अब जो परिस्थितियां सर सामने आ रही हैं वो, भाई अभी आपने जिक्र किया था, ट्रम्प साहब की ताकत का नशा तो हवा हो गया है, इजराइल ने साफ इनकार कर दिया सीज फायर से, ये सब चीजें। अब ईरान ने, माफ करिएगा, इजराइल ने अभी ये कहा है कि ईरान ने हमला किया है और अब जो है वो तेहरान देखेगा जवाब हमारा, और तेहरान कांप उठेगा। तो ये युद्ध खत्म होने के ऐलान ट्रम्प कर रहे थे बार बार, इजराइल ने धन्यवाद भी कह दिया ट्रम्प साहब का, और अब ये नया जो बयान आया है सामने कि तेहरान कांप उठेगा। तो असल में ट्रम्प है कहाँ? क्या वास्तव में ट्रम्प को कुछ पता भी है कि इजराइल और ईरान के बीच में क्या कुछ चल रहा है, या वो व्हाइट हाउस में बैठ करके, ओवल ऑफिस में बैठ करके सब वही लफाजी वाला काम कर रहे हैं पूर्ण रूप से, जो दुनिया के कुछ और देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस तरीके का काम करते हैं? राम प्रकाश जी, विदेश नीति में फिर कह रहा हूं आपको, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, वो एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय होता है, बेहद गंभीर। उसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसमें बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व होती है। तो विदेश नीति एक गंभीर सब्जेक्ट ना होकर के इन्होंने उसको एक नाटक के रूप में स्टेब्लिश कर दिया ट्रम्प साहब ने, कि जो मर्जी आए ट्रुथ सोशल के ऊपर ये ट्वीट कर दो, उसके बाद कुछ और कर दो। बेसिकली उनकी टेंडेंसी क्या है आपको पता है ना, वो रियलिटी शो होस्ट करते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले। तो हर चीज में नाटकीय प्रभाव पैदा करने की उनकी टेंडेंसी आज की नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ ए फ्यू डिकेड्स उन्होंने उसका ये टेम्परामेंट डेवलप हुआ है। तो हर चीज के अंदर नाटकीय प्रभाव क्रिएट करना है, मीडिया का ध्यान आकर्षित करना है, और उनकी जो छवि है उसको लार्जर देन लाइफ एस्टेब्लिश करने की उनकी समस्या है। ये लगातार वो पिछले टर्म में भी आपने देखा था, जिस तरीके से ईरान के साथ यूनिलेटरली जो न्यूक्लियर डील थी उसको खत्म कर दिया था अमेरिका से, अमेरिका वॉकड आउट ऑफ दैट। तो वो इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं एक खास तरह का इंपैक्ट दिखाने के लिए कि आई एम द ऑल पावरफुल पर्सन। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को उन निर्णयों को, जो वो फैसले ट्वीट करते हैं बिना किसी से बात किए, उनको समझने के लिए समय चाहिए, उनको समय नहीं मिलता है। वो उन फैसलों में पार्टी नहीं होते, इसलिए उनको समझने में, लागू करने में दिक्कत आती है। और जिस चीज का आपको पता ही नहीं है उसको आप क्या तो लागू करेंगे और क्या समझेंगे। तो बेसिकली या तो वो सिचुएशन रूम में बैठ के अपने मन में जो आता है वो कर देते हैं, या ट्रुथ सोशल के ऊपर कर देते हैं। ट्रंप ने बेसिकली जो शासन की जो प्रवृत्ति है ना, पूरी की पूरी जो शासन का जो सिस्टम होता है, उसको एक तमाशा बनाया है एक खास अंदाज में। और विदेशी, जो अमेरिका की जो विदेश नीति थी, उसकी जो महाशक्ति की प्लेबुक, उसको रियलिटी शो में कंप्लीटली कन्वर्ट करके केवल मैं, मेरा और मैंने, अपने भारत वाले भी ऐसे ही करते हैं, उस पर ला करके उसको खड़ा कर दिया, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। और उनको ये पता है कि देखिए कुछ भी हो इस खेल में नेतन्याहू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको बहुत बड़ा फेस लॉस हुआ है। इसराइल ने पिछले 78 ईयर्स में जब से इसराइल बना है, ऐसे सीन्स कभी नहीं देखे थे जो आज हम इसराइल देख रहा है। पूरे देश में भगदड़ मची हुई है, लोग पलायन कर रहे हैं, लाखों लोग शेल्टर्स में रह रहे हैं, लाखों लोग मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं, बंकर्स में रह रहे हैं, बिजली गायब है। इसराइल ये सारे काम करता था दूसरों के साथ, उसके ऊपर पहले बार बीती है। तो जो लोकल अपनी विद इन दी कंट्री जो छवि थी अपने नेतन्याहू की, वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होगी। और अगले साल चुनाव भी है वहां पर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस हुआ है, जितना बुरे पैमाने पे बमबारी हुई है, इसराइल ने कभी ना तो इसकी कल्पना की थी और ना इसराइल के लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा था। ईरान ने वो सारी फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज करके नेतन्याहू की पोजीशन को बहुत बुरे तरीके से अनटेनेबल कर दिया। ये बहुत लंबे समय तक जो पूरे का पूरा मिडल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का जो शक्ति संतुलन था, ये लंबे समय तक इन ऑर्डर रहेगा। ये इतना जल्दी बदलेगा नहीं। अब ईरान की किसी ने मदद की हो ना नहीं की हो, लेकिन अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में निश्चित तौर पे अब के बाद ईरान एक ताकतवर शक्तिपुंज के तौर पे स्थापित हुआ है, इसमें कोई शक मत मानिए। और 86 साल का एक बुजुर्ग जिस तरीके से वो नेतन्याहू की ताकत और ट्रंप की ताकत, उसका सामने खड़ा होकर के मुकाबला कर रहा है और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। उनको ये अच्छे से पता है खामेनेई को कि युद्ध का, युद्ध विराम तो होना ही है, अब नहीं 4 घंटे बाद हो जाएगा, 6 घंटे बाद हो जाएगा, लेकिन जाते जाते इन दोनों को एक्सपोज करो। वो अब इनको एक्सपोज करने में लगे। उनका जो नुकसान होना था हो चुका, नुकसान से वो अब भी नहीं डरे। लेकिन सवाल ये है कि नेतन्याहू को किसी लायक मत छोड़ो, इस काम पे लगे हुए हैं वो।
आप ये बताइए ना, जब ट्रंप ने पहली घोषणा करी 3:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से आज सुबह, उसके बाद 25 मिसाइलें मारने का क्या मतलब था? मतलब बड़ा साफ था कि 6 घंटे का जो समय है उसमें ठोको। 19 पहले की, 6 उसके बाद में की। ट्रंप का जो सेकंड आया ना कि अब कोई वायलेट मत करे, उसके बाद फिर 6 मिसाइलें मारी और उसी के अंदर 5 लोग मरे। तो ये देखना पड़ेगा कि अब अपना उनको ये पता लग गया है कि ये दोनों डरे हुए हैं। वो मीडिएट करवा रहे हैं। आपने देखा अमेरिका के विदेश मंत्री ने किस तरीके से हार्मूज की खाड़ी को लेकर के चीन के विदेश मंत्री से बात की। तो पूरी दुनिया को पता लग गया कि अमेरिका भयभीत है, उसके सहयोगी भयभीत है। और एक और चीज मत भूलिएगा इसमें सारे में सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका जितनी भी लड़ाइयां लड़ता था, फिजूल की लड़ाइयां, इराक से लेकर के तमाम, आपने देखा उसके नाटो सहयोगी मजबूरी में उसकी मदद करते थे हर लड़ाई में, दशकों से। ये पहला अवसर है जब अमेरिका की लड़ाई और नाटो साथ नहीं आया। ये एक बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का, इसको मत भूलिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल तक तो ट्रंप क्या घोषणा किया करते कि मैं नाटो से बाहर हो जाऊंगा, सारे ज्यादा खर्चा दो, ये करो। और आज नाटो ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के, दुनिया ने कहीं ऑब्जर्व नहीं किया कि नाटो नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये बहुत बड़ी घटना हुई है। और इसके अंदर अमेरिका का पूरा सिस्टम, उसके एलाइज, केवल नेतन्याहू के चक्कर में ट्रंप ने भी जो अपनी साख और अमेरिका में जो उनकी जो लोकप्रियता, सोकॉल्ड अमेरिका में उनकी जो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, वो सारी तार तार कर दी है। इसमें अगर कोई लूजर है तो वो नेतन्याहू और ट्रंप बराबर के लूजर है। लेकिन ट्रंप की दिक्कतें आने वाले समय में लोकल पॉलिटिक्स में उतनी ही बढ़ सकती है जितनी नेतन्याहू की बढ़ेगी। वो बहुत जल्दी दिखेगा आपको। ये जो बयानबाजी है जिस तरीके का ट्रम्प कर रहे हैं, और लेकिन एक्चुअल जो स्थिति चल रही है वो ये नहीं दिखा रही है कहीं कि ट्रम्प की ना तो इजराइल से बात हुई है ना ईरान से बात हुई है। ट्रम्प ने बिना मतलब ऐसे ही बैठे बिठाए घोषणा कर दी है सीज फायर की, क्योंकि अमेरिका के ऊपर दबाव ज्यादा हो गया था जब ईरान ने उनके 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया अलग अलग जगहों पे। फिर वहां अमेरिका के अंदर जो है वो इम्पीचमेंट आने की बात हो गई थी। इसके अलावा अमेरिका के तमाम शहरों में जो रिपब्लिकन के गढ़ हैं, वहां भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए ट्रंप का विरोध करने के लिए, ट्रंप के सीधे इस युद्ध में एंटर कर जाने के बाद। तो ये सारी चीजें ट्रंप के ऊपर ज्यादा हावी हो गई, जिसकी वजह से ट्रंप ने बिना ईरान और इजराइल के बातचीत के ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। नहीं, राम प्रकाश जी, इसको अगर बिटवीन द लाइन्स देखेंगे तो बात कुछ और है। ट्रंप और नेतन्याहू रियल टाइम में हर समय हॉटलाइन पर अवेलेबल रहते, एक दूसरे को मोबाइल पर अवेलेबल रहते, कोई समस्या नहीं उसमें। उनको ये पता था कि नेतन्याहू वैसे बैकफुट पे है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरे तरीके से, देश में पलायन, देश में भगदड़, काफी नुकसान उनकी छवि को वहां हो रहा था। और बहुत ज्यादा चिंतित और विचलित भी थे वो केवल अगर आप इन 12 दिनों में आपने अगर उनको खुश देखा होगा नेतन्याहू को, तो जब बंकर बस्टर मारे ईरान के ऊपर, केवल वो उस दिन चहक रहे थे थोड़े से, लेकिन उसके चंद घंटों बाद उनका वो मुस्कुराहट भी जाती रही जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया। ये आप सारी दुनिया ने टीवी पे देखा, ये कोई मैं अलग से नहीं बता रहा हूं। तो बैकफुट पे वो कंप्लीटली थे। उनको ये पता था कि ईरान को तुम खत्म नहीं कर पा रहे हो और कर भी नहीं पाओगे, कितना ही लंबी लड़ाई लड़ लो। लेकिन ज्यादा नुकसान इसराइल का था क्योंकि छोटा देश है, 20-21 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सारे की सारा नुकसान विजिबल था। लोगों के अंदर जितने भगदड़ मची हुई थी वो सारी दिख रही थी, कितने ही मीडिया को आप मैनेज कर लो। तो वो और ट्रंप तो रियल टाइम में हर समय टच में रहते हैं, कोई समस्या नहीं, चाहे वो सिचुएशन रूम में भी हो। असली खेल है ईरान का। ईरान को ये अप्रोच कर रहे थे इधर उधर से, कभी वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू, कभी जो सऊदी अरब के थ्रू, कभी इधर के थ्रू, कभी डायरेक्ट बातचीत नहीं थी। और इसीलिए आपने देखा होगा सुबह 3:30 बजे ट्रंप ने ट्वीट किया। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी, हम इसका हिस्सा नहीं, ये इजराइल ने शुरू की थी। ट्रंप का देखिए, असली दर्शक कई चीजों को ना मिस कर जाएंगे। असली इसको सिलसिलेवार आप देखिए। 3:30 बजे ट्रंप कहते हैं कि पहले ईरान हथियार डालेगा, शब्द देखिएगा उसमें ध्यान से, ईरान हथियार डालेगा, उसके 6 घंटे के बाद इजराइल हथियार डालेगा। क्यों डालेगा ईरान हथियार? तो उसके विदेश मंत्री ने कहा कि साहब हमने तो लड़ाई शुरू ही नहीं की थी, इजराइल पहले हमने बंद करे, उसके बाद हम करेंगे। तो ठीक बिल्कुल ऐसे जवाब दिया। उसके बावजूद 6 घंटे के बाद, यानी कि इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30 बजे, ट्रंप ने फिर ट्वीट कि अब लागू हो गया है, अब के बाद कोई इसको वायलेट ना करे प्लीज। प्लीज के बावजूद भी ईरान ने उनके साथ वो किया, 6 मिसाइल और मारी, और सारे का सारा नुकसान उसके बाद ज्यादा हो। तो इसराइल बेसिकली कहा है, उनको पता है कि ये वीक फुटिंग पे है, उनको पता है ये बैकफुट पे है, उनको पता है कि इनको बातचीत करनी पड़ेगी टेबल पे। और अब बातचीत भी ईरान अपनी शर्तों पे करेगा, क्योंकि उसको ईरान को, जो अपने क्या नाम है, पुतिन है, पुतिन ने उनको जादू की छड़ी पकड़ा दी।
जैसे ही वो रूस के अंदर पहुंचे, उन्होंने कहा कि सारा काम छोड़ो, असली बीमारी है हार्मूज, हार्मूज का काम करो। तो वो होते ही जैसे ही वो आया, उसके बाद आपने देखा ट्रंप किस तरीके से बैकफुट पे चले गए। और कल हमने भी उस पर शो किया था कि हार्मूज कितना इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए, ब्रिटेन के लिए, जितने अमेरिकन अलाइज हैं उनके लिए। और आज की तारीख में दुनिया के अंदर कोई भी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मंदी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एनर्जी ही सारी लाइफलाइन। तो उनके हाथ में वो आ गई जो उनकी कमजोर नस थी, उसी को दबाया, और ईरान अब भी उसी का फायदा उठा रहा है। मान के चलिए अब नहीं, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, कल तक सीज फायर तो होगा, लेकिन सीज फायर वैसा नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान की तरह की हंटर चलाया और सारे सीधे हो गए, क्योंकि वो दोनों के दोनों बिगड़ैल, ना तो इजराइल मानेगा, और ईरान को अब चूंकि उनको एक जीत दिख रही है अपनी, कहीं ना कहीं जीत, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, जीत इन टर्म्स ऑफ नैतिकता, कि हम मॉरली हमने विक्ट्री हासिल कर ली। इन दोनों की जो महाशक्तियां थी उनको आईना दिखा दिया, उनको औकात बता दी, उनको दौड़ा लिया, उनको घुटनों पे ले गए। और ये सच भी है। खामनेई का जो पूरे का पूरा सिस्टम था, उसके पास देखिए उस मुकाबले की ताकत नहीं थी। 10 साल से कितने उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध, कोई भी तेल नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसके बावजूद वो उनके पास आयरन डोम नहीं था, उनके पास उतनी एडवांस फाइटर वो नहीं थे एयरक्राफ्ट, उनके पास ऐसी एडी नहीं थी, एयर डिफेंस नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने इजराइल का जो हाल किया है, और अभी भी कर ही रहे हैं। आपने कर लिया सीज फायर, क्या फर्क पड़ता है, वो तो अभी भी जुटे हुए। तो इसमें अल्टीमेटली एम्बेरसमेंट जो होगी वो केवल ट्रंप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और मुझे इस बात में कोई ज्यादा वो शक नहीं है कि देर सवेर अमेरिका में जो माहौल बन रहा है, कि देखिए कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति रामप्रकाश जी इतना एम्बेरस कभी नहीं हुआ। इसको कहते हैं ना जंपिंग दी गन, लड़ाई मेरी आपकी है, घोषणा कोई और कर रहा है संघर्ष विराम की, हम दोनों को पता ही नहीं, तो इट इज कॉल्ड जंपिंग द गन। तो भारत के साथ तो चल गया था वो, पाकिस्तान के साथ चल गया था, लेकिन वहां नहीं चलने वाला है। और आने वाले समय में मुझे इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कल को कहीं ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ना आ जाए। पहली बार ऐसा होगा कि उसके एयर बेसिस पे अमेरिका के हमला हुआ हो और राष्ट्रपति ने कहा हो कि हम बदला नहीं लेंगे और सीज फायर कीजिए चंद घंटों के बाद। तो एक तरीके से अमेरिकन माइट की हार है, भागना है सीन से, और वो सीन से भागना ही ट्रंप की लोकल पॉलिटिक्स में भारी पड़ सकता है, ना केवल उनको, क्योंकि उनका तो आखिरी टर्म है। रिपब्लिकन्स को भी इन द लॉन्ग टर्म आने वाले समय में ये बहुत जबरदस्त, जैसा आपने कहा, अमेरिका में उनका विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ तमाम चीजें ट्रेंड कर रही हैं। और बेसिकली जो कुछ वो कह करके आए थे, अच्छे दिन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो बना दिया अमेरिका ग्रेट अगेन उन्होंने। जो उनकी साख थी कई दशकों की, उस साख को मिट्टी में तो मिला ही दिया ना भाई। विदेश नीति को एक टीवी शो में बदल दिया, रियलिटी शो बना दिया। ये सीज फायर भी जो होगा वो इजराइल का सीज फायर इजराइल की तरफ से झुकना माना जाएगा, इजराइल का झुकना माना जाएगा कि अमेरिका का झुकना माना जाएगा? दोनों का माना जाएगा, एलाइज हैं दोनों के दोनों। बेसिकली किसकी पहल वो दिखेगा ना, रामप्रकाश जी, पहल किसकी दिख रही है? सर पहल को तो किनारे रखिए, अब तो अमेरिका सीधे एंटर कर चुका है ना जी। उसके बावजूद एंटर कर चुका, बंकर बस्टर मार चुका, उसके बाद उनके बेस पे हमला हो चुका, फिर ये कह चुका कि हम बदला नहीं लेंगे, और फिर पहल कर रहा है अमेरिका कि चलिए सीज फायर कर लीजिए, ट्रंप घोषणा कर रहे। तो ट्रंप इकलौता नहीं है ना, ट्रंप और ये नेतन्याहू को अलग मान ही नहीं सकते आप। अमेरिका के अंदर तो ट्रेंड क्या कर रहा है कि हमने ट्रंप को चुना था राष्ट्रपति, हमारे फैसले नेतन्याहू ले रहा है, तो दोनों तो एक है ही वो। तो इन दोनों की हार मानी जाएगी, इन दोनों की मॉरल डिफीट मानी जाएगी, और वो दोनों कहीं ना कहीं भगोड़े साबित होंगे इस पूरे खेल के अंदर। क्योंकि अगर ट्रंप नहीं करते इसको, ईरान की तरफ से कोई फिलर नहीं गए। और आपको ध्यान हो, जब G8 से निकले थे ट्रंप, तुरंत बीच में प्रोग्राम छोड़ के, उस समय भी जेडी वेंस को इस काम पे लगाया गया था कि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को सॉल्व कीजिए। तो ट्रंप ने क्या किया, पहले क्राइसिस क्रिएट किए। क्यों कहता हूं मैं ये बात, क्योंकि उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि इजराइल ने पूरी प्लान उनसे शेयर की थी हमला करने की ईरान पे, तो वो चाहते थे उसको वहीं रोक देते, क्राइसिस होता ही नहीं। तो पहले उन्होंने 13 तारीख को हमला करने दिया, फिर शांति दूत बनने चले। शांति इजराइल कुछ नहीं कर पाया तो फिर बंकर बस्टर मारे, यानी कि शांति के खलनायक बने, और अब जाकर के फिर शांति दूत बनना चाह रहे हैं। तो कितने रूप आप ट्रंप के देखेंगे इन 12 दिनों के अंदर? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप और इजराइल बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए इस पूरे खेल में। जी, निश्चित तौर पे अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। सीज फायर के बारे में एक बड़ी दुविधा ये है कि अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। देखते हैं ये कब तक क्लियर होता है कि सीज फायर वास्तव में हुआ है या ट्रंप ने भी वैसे ही लफाजी कर दी है जैसे हमारे वाले करते रहते हैं अक्सर तमाम मुद्दों पे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।